वेलकम टू पीएमई चैनल। आज हम नए जो फॉर्मूलाज हैं इनको हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ ही इंडिया में कैपिटलिज्म बढ़ा और ये कैपिटलिज्म प्रमोट होता रहा, लेकिन 1920 में सोशलिज्म ने ग्रो करना शुरू किया और जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डाले गए और जिन्होंने सोशलिज्म को इंडिया में प्रमोट किया। और फाइनली 1970 में सोशलिज्म या सोशलिस्टिक पॉलिसीज जो थी वो हमारी गवर्नमेंट की पीक कर गई और उसमें पर्टिकुलरली जो मिसिस इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके जो सोशलिज्म वर्ड था ये हमारे प्रीएम्बल में डाल दिया और इसको एक बड़ी जबरदस्त लीगल बैकिंग दे दी। लेकिन 1990 में ड्यू टू नेगेटिविटीज ऑफ पॉलिसीज हमारे यहाँ पे कैपिटलिज्म को प्रमोट किया गया। बिगिनिंग में इसको बहुत केयरफुली प्रमोट किया गया, कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन माइंड। लेकिन जो इस समय हमारे पास न्यू फॉर्म लॉज हैं इनका हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इनका एनालिसिस जो हमारी हिस्ट्री के हिसाब से हम करेंगे और दो तीन इम्पॉर्टेंट जो हमारी रिवोल्ट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे और उनसे लेसन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारे पास फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है एक, और दूसरा फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट है, और तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल जो हमारा, इसको भी हम एक्ट ही माने तो ये हमारे पास एक्ट है 2020, क्योंकि ये एक्ट बन चुका है। तो इसके बारे में हमारे जो कंसर्न्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट कंसर्न जो है कि ये जो हमारे बिल्स हैं ये एंटी फार्मर है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो हमारे पास फार्मर्स की जो प्राइसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे और इससे जो हमारी फूड सिक्योरिटी है वो भी सेक्रीफाइस होगी। और जो फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्योंकि खत्म हो जाएगी, तो इससे जो फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम कॉरपोरेट सेक्टर को डालेंगे तो कॉरपोरेट सेक्टर तो किसी भी चीज को परचेज करके ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर उसको सेल करने की कोशिश करेगा। पर्टिकुलरली जब कॉरपोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली बहुत बुरी होती है। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स के ट्रेंड्स हैं वो ये है कि वो एक या दो बिजनेस हाउसेस की मोनोपोली कराना चाहते हैं। हम मान सकते हैं कि अगर मार्केट में कंपटीशन रहता है तो उससे ये हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपटीशन होता है तो उससे प्राइस कंपेटिटिवनेस के लिए वो कम करेंगे। लेकिन जब आप एक प्राइवेट सेक्टर की, एक ग्रुप की मोनोपोली करवा देते हो तो ऐसी बातें नहीं होती। तो कॉरपोरेट जो कंट्रोल है ये हमारे फार्मिंग सिस्टम पर, जो हमारी फूड सिक्योरिटी पर, और ये होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट करेगा और इससे फार्मर की एक्सप्लॉयटेशन होगी। यूरोप में जो हमारे पास अब तक का एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट सेक्टर का, उसके रिजल्ट्स बड़े नेगेटिव हैं। उन्होंने फार्मर्स को एक्सप्लॉयट किया है और साथ ही साथ में वो मीडिया को इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं कि मीडिया जो सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है लोगों के, उन उनके ऊपर कभी भी डिबेट या बात नहीं करता। मीडिया सिर्फ जो एंटरटेनमेंट है या जो कंज्यूमरिस्टिक कल्चर है उसको प्रमोट करता है, और जो सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस को मीडिया वहां का प्रमोट नहीं करता। एंड द सेम थिंग इज इन यूएसए, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन दैट द पीपल इन यूएसए आर हैप्पी। नेक्स्ट, एक हमारे पास स्टेट एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और एग्रीकल्चर मार्केट्स भी स्टेट सब्जेक्ट है। जो इंटर ट्रेड कॉमर्स है जो हमारा फूड आइटम में, ये एक सेंटर सब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये दोनों इंटरट्विन्ड हैं तो ये एक्सपेक्टेड था कि जो गवर्नमेंट किसी भी लॉ को बनाने से पहले दे विल टेक स्टेट्स इन कॉन्फिडेंस एंड दे विल टेक फार्मर कम्युनिटी इन कॉन्फिडेंस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसी क्या जल्दी थी कि जो हमारे पास कंसल्टेशन के प्रोसेस को हमने बाईपास करके इन लॉज को हम लेके आए। एक बात याद रखिए, अगर एक भी लॉ में कोई भी एक उसकी नॉर्म गलत बन जाती है या किसी पर्टिकुलर सेक्शन की एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करती है तो उसका जो, वो जो गवर्नमेंट्स ने वो जो पलों में गलती किया है उसका जो प्राइस है वो पर्टिकुलर क्लासेस हैं वो सदियों तक चुकाती हैं। क्योंकि अमेंडमेंट का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता, गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ता है एंड देन गवर्नमेंट सीज एवरीथिंग थ्रू द वोट बैंक कल्चर। तो
इन सभी से जो मतलब कि जो लॉस से पहले कंसल्टेशन है दैट इज मैंडेटरी एंड इट वाज मैंडेटरी इन दिस पर्टिकुलर केस। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक लॉ बनाया गया उसमें प्राइस फिक्सेशन की बात की गई है, लेकिन जो प्राइस फिक्सेशन का मैकेनिज्म है इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। और जो प्राइवेट कॉरपोरेट हाउसेज हैं हमारे, तो ये तो जो फार्मर की जो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, क्योंकि देखिए इनका जो पर्पस सोशल वेलफेयर नहीं होता, इनका पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। वी कांट ब्लेम देम इफ वी आर प्रमोटिंग देम, देन वी इंटेंशनली आर प्रमोटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। तो दूसरे पास एक ना कंट्रेक्चुअल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट 2004 से पंजाब में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें काफी ज्यादा हर्डल्स थे। तो कंट्रेक्चुअल फार्मिंग के साथ इंडिया का एक्सपीरियंस पहले है, वो मैं अभी इंडिगो रिपोर्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जो हमारे पास प्राइस वॉलेटिलिटी भी जो है ये भी होती है मार्केट में। एमएसपी क्यों लाया गया था? क्योंकि जब फार्मर अपनी प्रोडक्ट को सेल करता था तो उसका प्राइस बहुत कम होता था। जैसे मंडियां उठती थी और उसके 2-3 महीने बाद ही जिस प्राइस के ऊपर वो परचेज करते थे उससे 3-4 गुना से लेके 10 गुना तक उसको मार्केट में सेल करते थे। आप वेजिटेबल या पोटैटोस, आलू या जो प्याज है, अनियन है, इसके प्राइसेस में वॉलेटिलिटी कैसे आती है, पर्टिकुलरली जब इलेक्शन खत्म होते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो उन्होंने अनियन 10 रुपए किलो परचेज किया होता है वो 70 to 80 रुपीज पर केजी सेल होता है। और सिमिलर इज द पोजीशन ऑफ पोटैटो। तो ये सारा पैसा कहाँ जाता है? ये जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है उसके पास जाता है। और अगेन वी शुडंट ब्लेम प्राइवेट सेक्टर बिकॉज वी नो दैट देयर ऑब्जेक्टिव इज प्राइस मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मत के मैक्सिमाइजेशन उनका ऑब्जेक्टिव है, सोशल वेलफेयर उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। सोशल वेलफेयर उनका उनके द्वारा इंश्योर किया जा सकता है कि इफ गवर्नमेंट इज वेरी फेयर एंड इंटेलिजेंट, सो दैट गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन को मेंटेन करे। दिस इज समथिंग वेरी मच टफ इन इंडियन एनवायरनमेंट। तो जो हमारे पास नेक्स्ट एक और एस्पेक्ट आता है, वो कंसल्टेशन तो गवर्नमेंट ने की नहीं, ना फार्मर से ना जो हमारे स्टेट से। क्योंकि फार्मर और स्टेट से अगर कंसल्टेशन होती है, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया होता, तो फार्मर कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर देती। नेक्स्ट में यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में एक रेलेवेंट है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो एक प्लांट है जिसकी एनाल्जेसिक वैल्यू है, मेडिसिन वैल्यू भी है इसकी। लेकिन इंडिगो प्लांट की प्रमोशन की गई थी डाई के लिए, कलर के लिए। तो उस प्रमोशन में क्या था, ब्रिटिश प्लांटर्स जो इंडियन लैंडेड अरिस्टोक्रेसी थी, इसकी कॉनिवेंस के साथ क्या करते थे कि फार्मर्स को बिगिनिंग में लोन दे देते थे, बाद में उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर क्या होता था, फार्मर को जो कैश क्रॉप इंडिगो की है ये उनको बीजनी पड़ती थी, सो करनी पड़ती थी इन प्रेफरेंस टू जो उनकी फूड क्रॉप्स हैं। तो जो फायदा होता था इंडिगो के ट्रेड से, वो सारा ट्रेडर या जो आप ऐसा मानिए कि कॉर्पोरेट क्लास ले जाती थी। और फार्मर ने जिसने एक बार लोन ले लिया किसी से कॉर्पोरेट सेक्टर से, वो कर्जे के अंदर ही आप मरता था और अपने बच्चों को भी वो जो कर्जा था वो इनहेरिटेंस में, विरासत में देके जाता था। तो पहली बात तो ये हुई। तो ये जो इस इशू के ऊपर बंगाली इंटेलेक्चुअल थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, उन्होंने जो गरीब फार्मर की जो कंडीशन थी उनको हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया। और एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हुई है दीनबंधु मित्रा, इन्होंने नील दर्पण एक प्ले लिखा और वो काफी फेमस हुआ। और उसमें उन्होंने जो हमारे फार्मर्स की जो प्लाइट थी या जो उनकी कंडीशंस थी, हालात थी, इनको हाईलाइट किया। तो जब एक्सप्लॉयटेशन सभी बैरियर्स को क्रॉस कर जाती है तो फिर रेवोल्यूशन या रेबिलियन होती है। तो विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास थे, इन्होंने रेबिलियन प्लांटर्स के खिलाफ ऑर्गेनाइज की और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इनको फांसी दे दी। और उसके बाद
लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ये महसूस किया कि हमें कोई कमीशन बैठाना चाहिए, तो एक इंडिगो कमीशन बैठा 1860 में। तो इस जो कमीशन ने रिपोर्ट दी वो मैं वर्ड बाय वर्ड आपके पास पढ़ना चाहता हूँ। नॉट ए चेस्ट ऑफ इंडिगो रीच्ड इंग्लैंड विदाउट बीइंग स्टेन्ड विद ह्यूमन ब्लड। कि एक जो गिरी हुई जो इंडिगो की थी वो इंग्लैंड में जो इंसानी खून के धब्बों के बिना नहीं पहुंची। और अगर हम इसकी बात करें तो फार्मर की वहां पे एक बड़ी जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन की गई। तो अब फिर क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो यूरोप था इसमें एक चेंज आई। जर्मन सिंथेटिक डाई आ गई मार्केट में और इसने इंडिगो को मार्केट में रिप्लेस कर दिया। तो अब इसका मतलब ये था कि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे जो इंडिगो बंगाल में प्लांट करवाते थे उनको तो उसका कोई फायदा नहीं होता था। नाउ दे वांटेड टू कम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी कॉरपोरेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इनके ब्यूरोक्रेसी के साथ, जुडिशरी के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं और इनके पास लॉयर्स की एक बैटरी होती है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं फार्मर से, वो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा साइन करवा लेते हैं कि चित भी उनकी और पट भी उनकी, कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इट इज द फार्मर हु विल बी द सफरर। तो अब जिनके पास ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट है, लॉयर्स की सपोर्ट है, उनके खिलाफ एक सिंपल फार्मर कैसे लीगल बैटल फाइट करेगा। तो उन्होंने क्या किया, अब वो आप जो थे वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहते थे, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के भी वो फार्मर से पैसे लेते थे कि हमें इतने पैसे दो तब हम आपकी जमीन को रिलीज करेंगे। तो अगेन हमारे पास राजकुमार शुक्ला जी, ब्रिज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई या कुछ जेबी कृपलानी ऐसे लीडर्स थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया और एक जो 3 खातिया सिस्टम था इसको फिर उन्होंने एजुटेशन की, सत्याग्रह किया और फार्मर्स को एक रीजनेबल रिलीफ दिलाया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये भी एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटाइज किया जाता है, लालच दे के वो ले आते हैं और लीगली और जो इन्फ्लुएंस के एंगल से जो हमारी कॉरपोरेट सेक्टर बहुत पावरफुल होता है, फार्मर बहुत वीक होता है, तो अल्टीमेटली फार्मर की एक्सप्लॉयटेशन होती है। और यही प्रेजेंट जो हमारा एथिक्स का लेवल इंडिया में है, अगर उसको हम ध्यान में रखें तो इसे बड़ा क्लियर हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर प्रमोट होती है देन फार्मर विल बी एक्सप्लॉइटेड। और उसके बाद ये हमारे सरदार अजीत सिंह जी हैं जिन्होंने पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट में बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया था। तो जो प्रीवियस एक्सप्लॉयटेशन एक प्राइवेट सेक्टर या प्लांटर्स के द्वारा या कॉरपोरेट सेक्टर्स में अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन से लें, तो जो प्राइवेट सेक्टर ने फार्मर को फार्म सेक्टर में कैसे एक्सप्लॉइट किया, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा ही नहीं हुआ। इवन जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करता है, आज भी किया, आज भी हो रहा है। तो पहले हम पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फंड करने के लिए और रॉ मटेरियल इंडिया से लेने के लिए कॉटन कल्टीवेशन को, जो पाकिस्तान के अंडर पंजाब है, उस पंजाब में बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर प्रमोट किया। उन्होंने यहां तक एफर्ट की कि चनाब का पानी जो था वो उन्होंने सतलुज में डाल के, चनाब अगर हम शज दोआब बोले, चनाब का पानी उन्होंने सतलुज में डाल के फिर उन्होंने लायलपुर, फैसलाबाद एटसेट्रा जो कि अनइनहेबिटेड, जहां पे लोगों की आबादी नहीं थी, वहां पे उन्होंने कैनाल कॉलोनी सेटल करके जमीन की कल्टीवेशन स्टार्ट करानी थी। और एक बात याद रखिए, वो जो लैंड थी वो अनइनहेबिटेड थी और फॉरेस्ट लैंड थी। वहां से ट्रीज को काट के और उसको फर्टाइल बनाने का काम करने के लिए उन्होंने फार्मर्स को परसुएड किया, उनको लालच दिया, फार्मर और एक्स सर्विसमैन को। वो जलंधर, अमृतसर और होशियारपुर के जो फार्मर थे वो वहां पे जाके सेटल हो गए।
तो अब इन फार्मर्स की आप देखिए कि इन्होंने उस जमीन को फर्टाइल बना दिया, वहां से फसल होनी शुरू हो गई, और जो फार्मर्स ने भी इसका इनिशियल स्टेज पे बेनिफिट उठाया। जब सरकार ने देखा कि यहाँ पे तो भाई ये लैंड फर्टाइल हो चुकी है, तो उन्होंने, जिन फार्मरों ने उस जमीन को फर्टाइल किया, उनको उस जमीन से निकालने की एक योजना बनाने लग गए। उन्होंने एक लॉ बना दिया कि जो शेयर क्रॉपर है, ये ना तो जो ट्रीज हैं उनको काट सकता है जमीन से, ना ही उस जमीन में घर बना सकता है, इवन जो हट होती है वो भी नहीं बना सकता, और वो जो विल है विल भी नहीं कर सकता। मतलब कि जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं ये गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती थी, लाना चाहती थी, और इन सभी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू गवर्नमेंट लेके गई थी जलंधर, अमृतसर और होशियारपुर से। इन सभी फार्मर्स ने पाकिस्तान के लायलपुर एरिया में जाके जो एक बेआबाद जमीन थी, बंजर जमीन को आबाद कर दिया। जैसे ही जमीन आबाद हुई तो सरकार के दिमाग में आया कि हम इनसे जमीन वापस ले लें। और लेकिन जब ये लॉज आए तो एजिटेशन शुरू हो गया। 1907 में अजीत सिंह संधू, जो कि भगत सिंह जी के चाचा जी थे, इन्होंने पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट को स्टार्ट किया। और जो हमारी कैची लाइन है, पगड़ी संभालो जट्टा, बांके दीनदयाल की लिखी हुई है, और ये मतलब कि चंग सयाल एक न्यूज़पेपर है उसमें ये पब्लिश हुई थी, और ये बड़ी जबरदस्त एजिटेशन हुई। और रावलपिंडी, लालपुर, गुरदासपुर, लाहौर, और ये सभी कई जो मतलब के गांव थे या टाउन्स थे, उनमें एजिटेशन हुई और राइट्स भी हुई। और जो गवर्नमेंट के सिंबल्स थे, जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, टेलीफोन पोल्स एटसेट्रा, या जहां पे उनका जैक फ्लैग होता था, तो उसको वो रैंसैक कर देते थे, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे जो एजिटेटर्स थे। तो इस मूवमेंट के लीडर अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी थे, और सरकार ने इन दोनों को डिपोर्ट कर दिया था। और अकॉर्डिंग टू सरदार खुशवंत सिंह के जो राइट्स को कंट्रोल करने के लिए उस समय पे बॉम्बिंग भी की गई थी। तो अब हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एक तो जो सरकार ने लोगों के साथ, फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसमें भी कैसी एक्सप्लॉयटेशन हुई, अब मैं इस चीज पे दोबारा जाना चाहता हूँ। और आप हैरान होंगे कि ये जो जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर के फार्मर्स थे, जो पाकिस्तान में जाके जिन्होंने पाकिस्तान की जमीन को आबाद किया, उस समय ये हिंदुस्तान में ही था, वही फार्मर्स 1947 में पाकिस्तान से उजड़ के हिंदुस्तान में आए। और कई फार्मर इनमें से तराई एरिया, और गुजरात में 1965 में जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने गुजरात की बंजर जमीन को आबाद करने के लिए पंजाबी फार्मर्स को बुलाया था, तो उन्होंने भी एक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। और इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट तराई एरिया में भी हुआ था, और वही हालत उन लोगों की हुई है। फार्मर्स जिन्होंने तराई एरिया और गुजरात का एरिया आबाद किया, उनसे गुजरात में जमीन गवर्नमेंट ने स्नैच करने की कोशिश की है, क्योंकि जमीन उनको अंडर कॉन्ट्रैक्ट दी गई थी, उनको एक शेयर क्रॉपर बनाया गया था। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर के, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, फार्मर इज द अल्टीमेट सफरर। तो इसकी जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन पे भी बहुत बड़े क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्योंकि जो हमारे एथिक्स हैं इस समय में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, या जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, या जो पब्लिक एथिक्स हैं, इनका लेवल बहुत लो है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना इज ए वेरी सेंसिटिव टास्क, और जो फार्मर को इस मामले में कॉन्फिडेंस में लिया जाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो हम है वो फार्मर की जो लाइफ है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको रिस्क पे डाल रहे हैं, और फार्मर की एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।